हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्लास में। आप सभी को बता दूं, सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड लिया गया, एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया। तो आप लोग सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि यहाँ से आप सभी को हर एक प्रश्न एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। देखो, जो विद्यार्थी का जो राइट आंसर पता हो कमेंट में हमारे साथ करते चलना। इससे क्या होगा कि आप सभी को सभी प्रश्न क्लास में याद हो जाएगा और 100% फोकस प्रश्न पे रहेगा। तो हमारे साथ कमेंट करते चलना। देखो, प्रश्न है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा की बात करें तो राइट आंसर होगा 35 वर्ष। कितनी बरस होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? 161 अनुच्छेद 161 के तहत कौन क्षमादान कर सकता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति कितने अनुच्छेद के तहत है? तो 161 के तहत है, जो कि सिर्फ मृत्यु दंड को ही क्षमादान नहीं दे सकता। वह मृत्यु दंड को केवल कौन क्षमा कर सकता है? वह राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल भी सभी गलती को क्षमा कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पत्रामंद मापदंड नहीं है? मतलब बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सा ऑप्शन जो कि नहीं है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष या इससे अधिक आयु होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। उसे किसी अन्य लाभकारी पद पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन उसे राज्य के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अहर्य होना चाहिए, नहीं। राइट आंसर क्या होगा? मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, जो कि कर रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मापदंड नहीं है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है चुनाव के सदस्य के लिए अहर्य होना चाहिए, मतलब किसी पद पे जीता होना चाहिए। तो नहीं, कोई भी हो चलेगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन लागू होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मतलब भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी साल? 25 साल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? क्या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? कौन सा प्रधानमंत्री जो भारत के आज़ाद होने के बाद पैदा हुआ था? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट हुमायूं की मकबरा की बात करें, राइट आंसर होगा दिल्ली में। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मस्जिद में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो शाहजहां द्वारा की बात करें तो राइट आंसर होगा जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि दिल्ली में है। कौन कराया था? शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करें तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी। अगला है सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था कहाँ से? सिपाही विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह मेरठ से हुआ था। कहाँ? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने किया था। कौन किया था? बेगम हजरत महल। अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया था? तो यह 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1919। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का स्थापना द्वारा की गई थी। किसके द्वारा 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था सत्याग्रह 1919 में। अगला प्रश्न है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वह 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। तो राइट आंसर क्या होगा? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु जो ब्रिटिश सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था, तो वह क्या हुआ था? 1919 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम के तहत जो कि विरोध कर रहे थे। कब? सॉरी, यहाँ पे होगा, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, साइमन कमीशन। जो कि साइमन कमीशन भारत में आया था, उसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश सरकार के विरोध कर रहे थे, जो कि लाठीचार्ज में इनका मृत्यु हो गया था साइमन कमीशन में। तो राइट आंसर क्या होगा? साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया था। अगला है सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा गाने का बोल मोहम्मद इकबाल ने लिखा। कौन? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में खाली स्थान किया गया था, मतलब पेश किया गया था। बताना है पहला लोकपाल विधेयक भारत के संसद में पेश किया गया था, कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1968 ईस्वी में पहली बार जो कि लोकपाल विधेयक संसद में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1968। अगला बताना है संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल होनी चाहिए? संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? 6 माह होनी चाहिए। कितनी अंतराल होनी चाहिए? 6 माह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 सी यह किससे संबंधित है? तो यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है। किससे? पंचायतों की संरचना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो सेकुलर शब्द की बात करें, यह राइट आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एन.टी. रमा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित किया था? एन.टी. रमा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब किया था? तो यह किया था कब? 29 मार्च 1982 ईस्वी में। कब? 29 मार्च 1982। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1926। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो था यह कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था यह माना जाता है? तो आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर 2005 को। 2005। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहणी पवनों की सही प्रकार है? ग्रहणी पवनों की सही प्रकार की बात करें तो राइट आंसर होगा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय स्टलीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर होगा मकाऊ देश की। किस देश की? मकाऊ देश। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? टेमासेक। टेमासेक जो कि सिंगापुर का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो किमोनो। किमोनो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा की बात करें, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, तो ये दक्षिण सिरा की बात करें तो राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिण सीमा की है। अगर उत्तर सीमा की बात करें तो उत्तर सिरा की बात करें तो इंदिरा कॉल कहते हैं और दक्षिण सिरा को इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के हैं सिरे पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा किस सिरे पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दक्षिण सिरे पर स्थित है। किस सिरे पर? दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अगला है कि शरावती पनबिजली परियोजना में स्थित है। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है, जो कि कोयना नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पुली-चिंगला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर स्थित है?
कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रुकुआ माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बात करें तो राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? हुगली नदी पर भारत का कौन सा शहर बसा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा की बात करें तो राइट आंसर होगा यमुना नदी। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है, कौन सा? लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर की बात करें तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन थर्स्ट तो जो था वह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? आरपीएफ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आप सभी के टॉप 50 प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड था, इम्पोर्टेंट था। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज इस प्रकार से आता रहेगा, जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो सभी विद्यार्थी लाइक कर देना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।